अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट। तो मेरी यही कोशिश है कि ये चैप्टर ख़त्म करके तुम्हारी हाफ बुक हो जाएगी। तो हाफ बुक होने के बाद कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि रमज़ान की मसरूफियात हैं आखिरी अशरे में, तो इसलिए फिर आगे हम ना पढ़ें। तो उन्होंने पहले भी जो चैप्टर्स हो चुकी हैं वो कह रहे हैं कि अभी हमने उनको रिवाइज करना है। तो इसलिए फिर मैंने ये सोचा है कि अभी ये जो अल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर ख़त्म करके फिर जो पिछले जो 5 चैप्टर्स हो जाएंगे हमारे, तो इसका फिर क्विजेज हो जाएंगे और आपकी वो एमसीक्यूज की वो प्रैक्टिस के लिए दूंगा। यानी कि एक दिन आपको प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज दूंगा और नोट्स वगैरह सेंड करूंगा, और उससे नेक्स्ट डे फिर आपका क्विज हो जाएगा। तो इस तरह फिर जो स्टूडेंट्स जिनका भी रिवाइज नहीं हुआ उनका रिवाइज भी हो जाएगा, और जिन स्टूडेंट्स ने साथ साथ काम किया होगा फिर साथ साथ उनके भी दोबारा रिवीजन हो जाएगी। क्योंकि ज़ाहिर है जी, आप जितनी चीज़ों को हम रिवाइज करेंगे फिर उतना ही हमारा ज़्यादा अच्छा वो चीज़ हमारी तैयार होती है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। तो देखिए, जो अल्टरनेटिंग करंट है इसकी ज़रूरत हमें काफ़ी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पेश आई, क्योंकि जो डीसी करंट था जो बैटरी से पैदा होता था वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था। तो ज़ाहिर है कि अब इतना एक्सपेंसिव करंट वो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो लेट्स सपोज अगर इमेजिन करें कि अगर आज के ज़माने में भी डीसी करंट होता, और ये भी है कि सिर्फ डीसी करंट को सिर्फ एक्सपेंसिव होने का इशू नहीं है, बल्कि उसको लॉन्ग टर्म दूर दराज इलाकों तक भी उसको नहीं पहुंचाया जा सकता। क्योंकि ज़ाहिर है कि जब आपने दूर दराज इलाकों तक आपने पहुंचाना है तो करंट के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए, तभी वो दूर दराज इलाकों तक पहुंच सकता है। अभी जो अल्टरनेटिंग करंट है इसको हम करंट की फॉर्म में ट्रांसमिशन जनरेटर जहाँ से वो पैदा होता है वहां से लेकर घरों तक हम करंट की फॉर्म में नहीं लेकर आते। हम क्या करते हैं, हम हाई वोल्टेज करके उसके ऊपर करंट की वैल्यू को लो कर देते हैं, फिर उस तरह इसको हम क्या करते हैं अपने घरों तक पहुंचाते हैं। तो ये काफी एक इम्पोर्टेंट ये डेवलपमेंट थी फिजिक्स में और पूरी दुनिया में। और आज हर जगह अल्टरनेटिंग करंट ही यूज हो रहा है। डीसी करंट बहुत ही लिमिटेड स्केल पे वो जाके यूज होता है। तो सबसे पहला एमसीक्यू है, एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ गिवन। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये फार्मूला किस चीज का है। हैज पीक वैल्यू 10 वोल्ट, उसके लिए जो पीक वैल्यू वोल्टेज की वो 10 वोल्ट है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ एट द टाइम 1/600 सेकंड। तो देखिए मैं एमसीक्यू के अंदर ही हमें पता चल गया कि ये जो हमें वोल्टेज की वैल्यू हमें दी हुई है ये कौन सी वैल्यू है, ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की वैल्यू है। तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की जब भी आपने वैल्यू फाइंड करनी है तो आपके पास ये फार्मूला है। तो इसमें हमारे पास ओमेगा की वैल्यू नहीं दी हुई बल्कि क्या दिया हुआ है, 2 पाई एफ दिया हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी की यानी कि एफ जो है ना फ्रीक्वेंसी, ये हमें कौन सी, ये किसको शो कर रहा है, लीनियर फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ को। तो अगर वो ओमेगा की बात कर रहा है फिर उसने साथ वर्ड लिखना था एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तब फिर हमें आइडिया हो जाता है कि ये किसकी बात कर रहा है, ओमेगा की कर रहा है। क्योंकि उसने सिर्फ फ्रीक्वेंसी की बात की है, तो जहां पर सिंपल फ्रीक्वेंसी हो उसका मतलब है वहां पर किसकी बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ एफ की बात हो रही है। तो इस बात को भी आपने ध्यान में रखना है। तो वैल्यूज आपने पुट करके हमारे पास आंसर क्या आएगा, 5 वोल्ट। AC is a current produced by a voltage source that reverses polarity with time। ये डेफिनेशन आपने करनी है, इंटरव्यू में आपसे डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं। टाइम पीरियड ऑफ AC, द टाइम पे इंटरवल T इन विच सोर्स वोल्टेज और करंट रिवर्स इट्स पोलैरिटी वंस। कि जो सोर्स वोल्टेज वो अपनी पोलैरिटी को क्या करता है, एक दफा अपनी पोलैरिटी को रिवर्स कर, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव साइकिल है तो यहाँ पर उसका कौन सा साइकिल हो गया, नेगेटिव। तो जब वो एक दफा उसने यहाँ पे पोलैरिटी को रिवर्स कर लिया उसको हम क्या बोलेंगे, उस टाइम को टाइम पीरियड बोलेंगे। तो ये ग्राफ हमें साइनोसाइडल, हमें ग्राफ उसको कहते हैं। ये कौन सा ग्राफ है, साइनोसाइडल ग्राफ है। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि ये फार्मूला हमें कब मिलेगा, V = V0 sin ω t। ये फार्मूला हमें कब अटेन होगा। सर इसी में जब होगा ना, ये करंट जब इसी होगी ना, इसी साइनोसाइडल। मतलब है कि जब वोल्टेज होगा ना। कोई भी वोल्टेज होगा तो हमें ये साइन वैल्यू आ जाएगी। ये ग्राफ हम मतलब
ये फार्मूला आ जाएगा। हाँ क्या आप शीन हर जी इंस्टेंटेनियस, सर। क्या हर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का हमारे पास ये फार्मूला होगा? नो सर। तो वही पूछा, फिर ये फार्मूला हम कब यूज करेंगे? भी सर ये जब बात इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगी या नेगेटिव होगी तब हम ये फार्मूला यूज करते हैं। नहीं, इंस्टेंटेनियस का मतलब है किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट पे, चाहे वो उस पर वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू तो यहाँ पर होगी ना, पीक पे। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब है किसी भी टाइम पे। अभी मैं आपसे बात कर इसी टाइम में पूछ लूँ कि जी वोल्टेज की वैल्यू मुझे बताएं, तो मे भी उस वक्त वोल्टेज हमारा मैक्सिमम हो या ना हो। ये ग्राफ, ये हमें वैल्यू तब मिलती है, जैसे आपने पहले एक आंसर बताया है, साइनोसाइडल जब हमारा जो ग्राफ होगा ना, जब हमारा अल्टरनेटिंग जो वोल्टेज होगा वो कैसा बिहेव करेगा, साइनोसाइडल बिहेव करेगा, तब हमें वोल्टेज की भी ये वैल्यू मिलेगी। जो 95% हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो हमें साइनोसाइडल वेव ही के दिए जाते हैं। आपकी बुक्स में भी साइनोसाइडल वेव ही के आंसर दिए जाते हैं। और जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, एमसीक्यू आते हैं, यही आपको फार्मूला बार बार यूज करते हैं, क्योंकि जो भी हम ग्राफ यूज करते हैं ना, वो ग्राफ कौन सा होता है, साइनोसाइडल होता है। लेकिन जरा कि जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो इंटरव्यू में वो इस तरह की चीजें पूछती हैं, वो आपसे पूछ लेंगे कि ये फार्मूला ये कैसे आता है, ये कब हम यूज करेंगे, तो आपने बताना है जब हमारा अल्टरनेटिंग वोल्टेज साइनोसाइडल होगा तब हमारे पास वोल्टेज हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। और याद रखिए कि वोल्टेज हमारा यहाँ पर तो साइनोसाइडल ग्राफ है ना, तो जरूरी नहीं है कि हर दफा साइनोसाइडल ग्राफ ही बने, किसी भी शेप का हम ग्राफ बना सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपने जो वोल्टेज सोर्स किया, जो जनरेटर आपने यूज कर रहे हैं या एसी सोर्स आप यूज कर रहे हैं, उसको आपने उसकी फ्रिक्वेंसी आपने किस तरह की एडजस्ट की है। तो ये बात आपने याद रखना है कि ये ग्राफ हमें कब मिलेगा, जब हमारा अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट कैसे होगा, साइनोसाइडल। क्योंकि ये करंट, ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की वैल्यू है ना, तो अगर आपने इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू मालूम करनी है तो वहां पर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई नॉट, बाकी सारा वो आ जाएगा साइन ओमेगा टी। तो ये जब हमारा करंट है साइनोसाइडल होगा तब हमें ये फार्मूला हम यूज करेंगे इंस्टेंटेनियस करंट मालूम करने के लिए। और जब हमारा ग्राफ जो है वो वोल्टेज हमारा साइनोसाइडल होगा तब हम ये फार्मूला यूज करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो डीसी करंट होता है, तो ये क्या हमेशा पॉजिटिव होता है या नेगेटिव भी हो सकता है? डीसी करंट जो हम बात करते हैं ना, तो एसी करंट का तो हमें पता है कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, तो क्या डीसी करंट भी नेगेटिव हो सकता है? जी, अब शीन ने बोला है नहीं पॉजिटिव ही सर, होगा। डीसी डीसी तो नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि वो सर अपना जो नेगेटिव साइकिल होता है वो भी हमारे पास बीट जो होती है ना उसकी वो जीरो पर ही शो कर रही होती है। डीसी करंट की डेफिनेशन किसी को आती है? करंट दैट डज नॉट चेंज इट्स पोलैरिटी या डायरेक्शन। डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन। पोलैरिटी का आई थिंक सो नहीं है, डायरेक्शन का है, कि जो अपनी डायरेक्शन को चेंज ना करे उसको हम क्या बोलते हैं, डीसी करंट बोलते हैं। तो अगर देख ले जो नेगेटिव में अगर हम ले लें, तो नेगेटिव में अगर वो अपनी सेम डायरेक्शन रखता है तो क्या हम इसे डीसी करंट नहीं बोलेंगे? अगर ये करंट है नेगेटिव साइकिल में है, तो लेकिन ये जो है ना ऐसा अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, थ्रू आउट दिस की डायरेक्शन नेगेटिव ही रहती है, तो या क्या ये डीसी करंट नहीं हो सकता? ये हो सकता है सर। तो डीसी करंट नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि जब डीसी करंट की हम बस डेफिनेशन करते हैं तो हम ये डेफिनेशन करते हैं कि जो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता। तो देख लें यहाँ पर भी वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा, डायरेक्शन उसकी सेम होनी चाहिए बस। यानी कि अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो वो उसकी डायरेक्शन थ्रू आउट पॉजिटिव होनी चाहिए, अगर उसकी डायरेक्शन नेगेटिव में है तो उसकी डायरेक्शन क्या हो, नेगेटिव ही रहो। क्लियर है? सर इसके साथ फिर माइनस भी लगाएंगे अगर नेगेटिव हो, हमने तो कभी डीसी के साथ माइनस देखा नहीं है। वही बात ना कि ये जो अभी आपको हम ये चीज हम जिस तरह ये मैंने आपको फार्मूला बताया है, मैंने आपको बताया कि हर जगह आप ये फार्मूला ही यूज करेंगे। 95% जो हमारे एमसीक्यूज होते हैं ना, पाकिस्तान में तो खैर सारे एमसीक्यू यहीं से सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जब आप हाई एडवांस लेवल पर जाते हैं तब आपको दूसरे फार्मूले भी यूज करने पड़ेंगे। लेकिन जो हमारा
अगर आप BS तक रहें या MSc तक रहें, जो भी हम ग्राफ लेते हैं ये ग्राफ आपने देखा है, तो दूसरा ग्राफ हमने वोल्टेज का देखा नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि इंटरव्यू में इस तरह की चीजें आपसे पूछ सकते हैं, कि वो आपसे पूछ सकते हैं कि ये वोल्टेज हमें कैसे मिलेगा। तो और जब उनको आप बताएंगे कि साइनोसाइडल जब हमारा ग्राफ होगा तब हमें इंस्टेंटेनियस वोल्टेज हम इस तरह मालूम कर सकते हैं। अगर हमारा ग्राफ साइनोसाइडल नहीं होता फिर आप इंस्टेंटेनियस वोल्टेज के लिए ये फार्मूला आप यूज नहीं कर सकते। इसी तरह जहाँ हर वक्त हमने DC करंट को हमने पॉजिटिव ही कंसीडर किया है, जहां पर भी हम करते हैं हम DC करंट को पॉजिटिव ही समझते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि DC करंट हमेशा पॉजिटिव ही होता है। DC करंट नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो भी हम मोस्टली हम यूज करते हैं वो हमारा पॉजिटिव ही हम यूज करते हैं। नहीं, अफशीन हमेशा साइनोसाइडल नहीं होता। इसकी ये जब आप एडवांस लेवल पे जाते हैं तो ये आपको डिफरेंट शेप्स वो आपको दी जाती हैं ग्राफ में, उसके मुताबिक फिर आपने वो निकालना होता है। आप ये कह सकते हैं कि मेजोरिटी हमारा जो केसेस हमारे पढ़ाया जाता है या हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारी साइनोसाइडल होती हैं, लेकिन ये हमेशा साइनोसाइडल नहीं होता। इसकी शेप दूसरी भी हो सकती हैं, ट्राइंगुलर शेप भी हो सकता है, इस तरह का भी ग्राफ हो सकता है। इस तरह का भी ग्राफ जो है ना वो AC करंट का हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है। तो ये जो बातें हैं ना, इन्हीं चीजों को इंटरव्यू में वो ज्यादा यूज करता है, क्योंकि हम जो है ना मेजोरिटी जो हम चीजें पढ़ रहे होते हैं तो हम वही चीज लेके चले जाते हैं, तो इंटरव्यू वाला हमें एक वो हमसे चीज पूछता है जो हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते, तो इस तरह की वो चीजें पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जो DC करंट है क्या वो हमेशा उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है या चेंज भी हो सकती है। और अफशीन जो आप कह रही हैं ना कि वो तो जब फिल्टर यूज करते हैं वो तो DC करंट के लिए हम फिल्टर यूज करते हैं, AC करंट के लिए नहीं करते। तो क्या डी ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा? स्ट्रेट लाइन दो का एक हमने ये स्ट्रेट लाइन पढ़ा है, ये जो गुल है आपका नाम काफी मुश्किल है, एक ये स्ट्रेट लाइन है और एक ये स्ट्रेट लाइन है, तो आप कौन सी स्ट्रेट लाइन कह रही हैं? स्पोगमे गुल, ऐसा आपका साइलेंट है या नहीं? तो इसका मतलब है DC करंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, सही है। तो फिर हमें ये जो करंट मिलता है, अफशीन भी कह रही है कि DC कांस्टेंट ही होता है, तो अफशीन ये है कि जो हमें और स्पोक में ये जो हमें मिलता है DC करंट, तो क्या ये इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है करंट की? बताएं। जो अभी आप बात कर रही थे ना अफशीन कि हम फिल्टर यूज करते हैं, ये हमें मिलता है पल्सेटिंग DC, तो इसको हमने स्ट्रेट लाइन में हमें करना होता है क्योंकि ये हमने इसको यूज नहीं करना। तो इसके फिर हम वो कैपेसिटर लगा लेते हैं या इंडक्टर लगा लेते हैं, जिनको हम फिल्टर सर्किट भी कहते हैं। तो क्या ये ग्राफ जो आपको बता रहा है क्या ये कांस्टेंट करंट का ग्राफ है? यहाँ पे आप देख नहीं लें कि सर। शुरू, हाँ जी, सर शुरू में वैल्यू करंट आपके चेंज हो जीरो। सकती है ना सर? हाँ जी। DC की वैल्यू चेंज हो सकती है, मतलब I इज इक्वल टू क्यू बाई टी है, जितना चार्ज मतलब किसी टाइम पे गुजरेंगे तो ज्यादा चार्ज गुजरेंगे तो डी करंट ज्यादा हो जाएगी, कम चार्ज गुजरेंगे तो कम हो जाएगी, कांस्टेंट तो मतलब जरूरी नहीं है ना। हाँ जी, अगर आपने वो डी से वो तो क्योंकि, स्टेडी करंट तो फिर मतलब कांस्टेंट रहती है ना। हाँ जी ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ ग्राफ भी आपको बता रहा है कि शुरू में उसकी करंट जीरो है, यहाँ पे उसकी करंट वैल्यू क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, फिर उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, फिर बढ़ती है, यहाँ पर जाकर मैक्सिमम हो जाता है। तो अभी तक आपने जो बातें पढ़ी वो हमने ये पढ़ी कि जो अल्टरनेटिव करंट है ये ज्यादा यूजफुल होता है एज कम्पेयर टू DC करंट, ये हम आगे भी पढ़ेंगे। फिर हमने पढ़ा कि जो DC करंट है ये नेगेटिव भी हो सकता है। फिर हमने ये भी पढ़ा कि ये जो ग्राफ हम पढ़ते हैं तो ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट के ये वैल्यूज हैं, और ये किसके लिए हम यूज करते हैं जब हमारा ग्राफ साइनोसाइडल होता है। तो अफशीन जैसे कह रही थी कि AC करंट हमेशा साइनोसाइडल ही होता है, तो मैंने आपको बताया कि हमेशा ये साइनोसाइडल नहीं होता, लेकिन जो यूज हम करते हैं मैक्सिमम, यानी कि आप कह सकते हैं 100% में से 95% जो हम यूज करते हैं वो साइनोसाइडल ही यूज करते हैं। यानी कि एक रवायत चली हुई है कि इस तरह ही आपने इसको यूज करनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो हम यूज ना करें वो हो नहीं सकता। इसकी दूसरे डिफरेंट फॉर्म्स भी इसकी हो सकती हैं, डिफरेंट ग्राफ्स भी हो सकती हैं। लेकिन जब आपका ग्राफ साइनोसाइडल नहीं होता तो फिर अगर आपसे बोला जाए इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू या इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की वैल्यू आप मालूम करें, तब आप ये फार्मूला नहीं लगा सकते। तो ये छोटी छोटी टेक्निकलिटीज होती हैं, इनको आप इंटरव्यू के लिए आपने ध्यान में रखना है।
फिर हमने पढ़ा कि जो डीसी करंट है वो नेगेटिव भी हो सकता है, और इसी तरह डीसी करंट हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता, क्योंकि जो डीसी करंट की जो डेफिनेशन है ना, वो सिर्फ ये है, वो उसमें डेफिनेशन में मैग्नीट्यूड का जिक्र कहीं पे भी नहीं आता, ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि जी डीसी करंट जो है जिसकी मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट है। नो, बस डायरेक्शन की सेम होनी चाहिए। अब देख ले यहाँ पर उसके सारे थ्रू आउट जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव साइकिल में ही है, यानी कि एक्स एक्सिस में ही है, उसकी कोई डायरेक्शन में वो चेंज नहीं हो रही। क्लियर है यहाँ तक? टाइप्स ऑफ करंट सप्लाईज है, तो हमारे पास एसी करंट भी होता है और डीसी करंट भी होता है। तो अब यहाँ पर देख लें अफशीन कि जो एसी करंट है उसका ग्राफ सॉटूथ वोल्टेज भी बन सकता है, साइनोसाइडल भी हो सकता है, और स्क्वायर वेवफॉर्म भी हो सकती है, कोई भी आप वेवफॉर्म बना सकते हैं। और जो डीसी करंट है ये स्टेडी स्टेट में भी हो सकता है और पल्सेटिंग भी हो सकता है। स्टेडी स्टेट का मतलब है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट ही रहे, यानी कि उसका ग्राफ हमेशा ये मिलता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। तो पल्सेटिंग हमने ऊपर देख लिया है। तो डीसी करंट दो तरह की होती हैं, स्टेडी स्टेट और पल्सेटिंग। पीक वैल्यू वी नॉट या आई नॉट, इट इज द हाईएस्ट वैल्यू फॉर द वोल्टेज और द करंट। पीक टू पीक वैल्यू ये इंटरव्यू में डेफिनेशन पूछी गई है। पीक टू पीक वैल्यू क्या होती है? इट इज द सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक वैल्यू, और इसके एमसीक्यूज भी आते हैं पेपर में। तो जब आपसे बोला जाए पीक टू पीक वैल्यू, तो अब आपने पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल को आपने कंसीडर करना है। तो अब देखिए जो आर एम एस वैल्यू यहाँ पर ये हम यूज क्यों करते हैं, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो ये यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है। इट इज पहले तो बात ये है कि जो आर एम एस वैल्यू है उसका, ये हमारे पास इसका फार्मूला है, ये मतलब डायरेक्ट इसका फार्मूला नहीं है, ये जस्ट ये फॉर्म हम ज्यादा यूज करते हैं। इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज ऑफ द स्क्वायर। अगर आपसे पूछा जाए कि आर एम एस का ओरिजिनल फार्मूला क्या है, तो कौन बताएगा? रूट मीन स्क्वायर, वोल्टेज का सर ओरिजिनल फार्मूला जी बताएं। सर पहले हम स्क्वायर ले लेंगे, फिर मीन ले लेंगे, फिर रूट उसका ले लेंगे ना, हाँ जी, वैल्यू ये आती हमारे है। पास क्या होता है? ओरिजिनल फार्मूला होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? स्क्वायर लेना है वोल्टेज की, अगर आप बात करें तो स्क्वायर। फिर आपने मीन लेना है, तो मीन के लिए आप ये सिंबल यूज करते हैं। और फिर आपने क्या लेना है? लास्ट पे आपने स्क्वायर रूट लेना है। तो स्क्वायर रूट आपने लास्ट पे लेना है, ये याद रखना है। तो ये ओरिजिनल फार्मूला है आर एम एस का। और अगर करंट का देना है तो यहाँ पर बस वी की जगह पर आपने आई लिख देना है। ये जो फार्मूला हम यूज करते हैं ना, आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर रूट, ये तो हम रिलेशनशिप देख रहे हैं कि पीक वोल्टेज और रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज में रिलेशनशिप देखते हैं। जो आप कैलकुलेट करेंगे वो आप इस फार्मूले से करेंगे, तो ये भी इंटरव्यू में भी आपसे पूछ सकती हैं। तो इनके ओरिजिनल फार्मूलाज भी आपको आने चाहिए। आर एम एस वैल्यू हमारी इफेक्टिव वैल्यू होती है। इफेक्टिव वैल्यू मतलब इसी वैल्यू को हम क्या करते हैं, पूरी दुनिया में जो भी पावर सप्लाई कंपनीज हैं वो आपको कौन सी वैल्यू प्रोवाइड करती हैं? आर एम एस वैल्यू ही प्रोवाइड करती हैं। अगर आपसे बोला जाता है कि इतना वोल्टेज आपके घरों में आ रहा है, या हम इतना वोल्टेज दे रहे हैं, या हम इतना वोल्टेज पैदा कर रहे हैं, वो सारा किसकी वैल्यू होती है? आर एम एस वैल्यू होती है। तो क्योंकि जो पीक वैल्यू उसको हम यूज, एवरेज वैल्यू को हम यूज ज्यादा नहीं करते। द एवरेज वैल्यू ऑफ अ साइनोसाइडल सिमेट्री का सिग्नल इज जीरो ओवर अ साइकिल। तो अब देखिए ओवर अ साइकिल इसकी वैल्यू क्या होती है? वोल्टेज की जीरो होती है। तो दैट इज वाई प्रैक्टिकली ऑल द कैलकुलेशंस आर बेस्ड ऑन रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो ये आप आंसर दे सकते हैं इंटरव्यू में, यहां से लेकर इतना। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि जो वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, एवरेज वोल्टेज की वैल्यू पूरे साइकिल के लिए जीरो होती है, तो क्या करंट की वैल्यू भी पूरे साइकिल के लिए जीरो होती है? एवरेज करंट की बात कर रहा हूँ, एवरेज करंट और एवरेज वोल्टेज की। सर अगर वोल्टेज जीरो हो रहे हैं तो फिर करंट भी वोल्टेज जीरो नहीं, होगा। एवरेज वोल्टेज साथ बोले ना। एवरेज वोल्टेज की वैल्यू पूरे साइकिल की जीरो होती है, इसका मतलब है जो करंट की वैल्यू एवरेज
एवरेज करंट की वैल्यू भी कितनी होगी, 0 ही होगी। लेकिन जो हाफ वोल्टेज है, हाफ साइकिल के लिए वोल्टेज की वैल्यू 0 नहीं होती, याद रखना है। पूरे साइकिल के लिए 0 होती है, लेकिन हाफ साइकिल के लिए करंट या एवरेज वोल्टेज की वैल्यू फॉर हाफ साइकिल वो 0 नहीं होती। आई थिंक सो उसकी वैल्यू होती है V नॉट डिवाइडेड बाय पाई, या 2V नॉट डिवाइडेड बाय पाई, आप मुझे याद नहीं आ रहा, वो मैं आपको डिस्कशन ग्रुप में आपको बता दूंगा कि जो फॉर हाफ साइकिल, आप उसको गूगल भी कर सकते हैं कि हाफ साइकिल के लिए एवरेज वोल्टेज की वैल्यू के साथ आई थिंक 2 या ऊपर लगा होता है या नीचे लगा होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू भी इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाफ साइकिल के लिए बताएं कि जो वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, हाफ साइकिल के लिए एवरेज करंट की वैल्यू कितनी है। तो पूरे साइकिल के लिए एवरेज वोल्टेज या करंट की वैल्यू कितनी है, वो तो हमें पता है वो कितनी होती है, 0 होता है, क्योंकि जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव हो जाता है। नेक्स्ट है फेज, द एंगल थीटा विच स्पेसिफाइज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट, यानी कि एंगल जो डिस्क्राइब करता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज की। तो ये पेपर में बड़ा पूछे जाते हैं, फेज लैग और फेज लीड। लैग का मतलब है पीछे रहना और लीड का मतलब है आगे जाना। Projection of a counterclockwise rotation vector along the representation sinusoid alternating voltage or current. वो कह रहा है कि अगर आपने इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है तो जो स्केल है होना चाहिए वो आपने पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करना चाहिए या RMS वैल्यू को, यानी कि कुछ कंडीशन है, ये इतना इंपॉर्टेंट वैसे नहीं है। इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन अल्टरनेटिंग करंट क्वांटिटी इज 0 आर इंक्रीजिंग पॉजिटिवली, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज द सेम। तो वो कह रहा है कि वी रिप्रेजेंट द पीक वोल्टेज इन एन AC सर्किट, द RMS वैल्यू ऑफ द वोल्टेज विल बी, तो वो कितनी होगी, ये वाला फार्मूला, ये रिलेशनशिप हमने पढ़ा था कि जो पीक वैल्यू वो ज्यादा होता है, कितना ज्यादा होता है, 2 का स्क्वायर रूट टाइम्स RMS वैल्यू ज्यादा होता है। द रेट ऑफ हीट production in a resistor due to an alternating current of RMS value is 10 ampere is same as that of the direct current of, तो वो देखिए जो हीटिंग इफेक्ट है वो उतना ही प्रोड्यूस होगा जितना RMS प्रोड्यूस कर रहा है। RMS अगर 10 एम्पियर कर रहा है तो जो आपका जो DC करंट है, डायरेक्ट करंट, वो भी कितना पैदा करेगा, उतना ही पैदा करेगा। ये भी आपने याद रखना है कि जो इफेक्ट होता है हमारा DC करंट का, वो इफेक्ट हमारे किसके, RMS वैल्यू का भी है, यानी कि हीटिंग इफेक्ट। आवाज मेरी सही आ रही है? सर ये जरा दोबारा कंफर्म कर दें, ये क्लियर नहीं हो रहा है पॉइंट। कौन सा? यही वाला सर, ये जो इफेक्ट वाला, और RMS वैल्यू तो अल्टरनेटिंग की हो रही है और डायरेक्ट करंट में हमारे पास इसका रिलेशन कैसे इस्तेमाल। चलिए मैं इसको मजीद ना आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। वैसे अभी MCQs हमने अभी नहीं करने, ये तो हमने जैसे इसको वैसे रिवाइज कर, इसको जब ना वो दोबारा फिर हम इससे करने हैं, जब मैं लेक्चर प्रिपेयर करके आता हूँ ना, उसको दोबारा फिर हमने करने हैं। अभी मैंने MCQs प्रिपेयर नहीं किए हुए। AC सर्किट, जाहिर है कि जो ये डेफिनेशन पूछ लिया, आप देखें ना पेपर में आपसे सर्किट की डेफिनेशन पूछते हैं, ये तो इलेक्ट्रिक का सर्किट है ना, तो जो इंटरव्यू की प्रेपरेशन कर रहे हैं वो सर्किट की डेफिनेशन भी गूगल से कर लें। A path between the two or more points along which an electrical current can be carried, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल पाथ बोलते हैं, सर्किट बोलते हैं। लेकिन आपसे सिंपल सर्किट की डेफिनेशन पे इंटरव्यू में पूछी गई है। और ये जो पाथ है ये क्या होना चाहिए, क्लोज पाथ होना चाहिए। क्लोज पाथ नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये टेबल है कि जो DC सर्किट कौन से होती हैं, रेजिस्टर्स, और AC सर्किट कौन से होती हैं, रेजिस्टर प्लस इंडक्टर, रेजिस्टर प्लस कैपेसिटर, या इंडक्टर या कैपेसिटर, ये आपके कौन से सर्किट हो जाती हैं, जिसको आप RLC सर्किट, RL सर्किट, वो सारे क्या होती हैं, AC सर्किट होती हैं।
रजिस्टर कंट्रोल द वोल्टेज एंड द करंट। तो एसी में क्या होता है, वोल्टेज एंड करंट कंट्रोल्ड बाय द रजिस्टर, इंडक्टर एंड द कैपेसिटर, क्योंकि ये हम तीनों इकट्ठे ही यूज करते हैं, या जोड़ा यूज करते हैं, पेयर यूज करते हैं, या फिर तीनों को कंबाइन यूज करते हैं। तो यहाँ पर ओम्स लॉ होता है, यहाँ पर क्या होता है, सर्किट रिस्पॉन्स मैन एक्साइटेड बाय द अल्टरनेटिंग, वही ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता एसी सर्किट। तो ये भी इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि जो हॉट वायर अमीटर होता है कैन बी यूज फॉर मेजरिंग अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट, ये दोनों को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। AC through a resistor, a circuit in which a resistor R is connected in series with the AC source, उसको हम क्या बोलते हैं, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। पहले जो आपने रेजिस्टर सर्किट आपने पढ़ा उसमें क्या थी, बैटरी हम लगाते थे। अब हमने क्या यूज हमने कर दिया, AC सर्किट यूज कर लिया। अच्छा, ये आपसे इंटरव्यू, मुझे अभी याद आया कि इंटरव्यू में आपसे DC सर्किट की वो डिनोशन भी पूछ सकते हैं, तो DC करंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। DC करंट को सर्किट डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सर वो बैटरी का वो सिंबल सा होता है, मतलब वो हाँ दो जी, लाइनें होती हैं दरमियान में, एक पॉजिटिव नेगेटिव, बैटरी के सिंबल लगा एक देते छोटी हैं। होती है बैटरी। तो एरो यस कहाँ पे सर, बस। लगाना है, जी सर। एरो कहाँ पे एरो सर लगाना है। कन्वेंशनल करंट, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब तो कन्वेंशनल यार करंट जो यहाँ होते हैं। पर फिर आपने एरो लगाना है, क्योंकि DC करंट का हमें डायरेक्शन बताने, क्योंकि यूनि डायरेक्शन होता है ना। तो यहाँ पर हमने किसी डायरेक्शन, आपको पता है कि जो भी हम करंट यूज करते हैं वो हम कन्वेंशनल करंट को ही यूज करते हैं। तो एरो इसका फिर कहाँ से आएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा, यहाँ से करंट निकल रहा है। यस अच्छा सर, एक सवाल है जी कि करंट जो होता है वो सिर्फ हम नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉनिक करंट की वजह से मूव करता, क्योंकि जी पॉजिटिव चार्ज तो कभी भी मूव ही नहीं कर पाता। जी। तो ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जो कन्वेंशनल करंट मूव करता है, तो ये क्यों जाता है, जबकि मूव तो असल में इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस वगैरह कर रहे होते हैं। देखिए इसकी रीजन ये है कि जब हमारे पास स्टार्ट में जो हमारे साइंटिस्ट है ना, क्योंकि जो नेचर है वो किसको फॉलो करती है, हाई से लो की तरफ। नेचर में जितनी भी आप चीजें देख लें, हमेशा चीज हाई से लो की तरफ ही फ्लो करती है। पानी को देख लें, हाई से लो की तरफ फ्लो करेगा। अगर आपके कमरे में डिफ्यूजन का प्रोसेस देख लें, हाई से लो की तरफ। तो जो भी चीज है वो हमेशा हाई से लो की तरफ ही जाती है। तो इसी तरह जो साइंटिस्ट थे, क्योंकि उस वक्त एडवांसमेंट थी नहीं, तो साइंटिस्ट ने भी ये सोचा, चूंकि नेचर जो है वो हाई से लो की तरफ जा रही है, तो नेचर हैज अ सिमेट्री, नेचर में सिमेट्री होती है, तो इसका मतलब है जो करंट है वो भी हाई से लो की तरफ ही जाएगा। तो इसी बात को यूज करके उन्होंने फिर वो सारी अपनी फिजिक्स वो उसके उन्होंने यूज कर ली। लेकिन जब हमारी डिस्कवरी हो गई, तो जब हमने देखा कि करंट इन रियलिटी तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो करता है। पॉजिटिव चार्जेस तो वो तो मैसिव वो पार्टिकल्स होते हैं, वो तो फ्लो ही इतना वो मूव नहीं करते। पॉजिटिव चार्जेस तो वो आयंस होते हैं, वो प्रोटॉन्स तो मूव करते ही नहीं हैं। तो जो पॉजिटिव करंट हम लेते हैं वो तो होता है ड्यू टू पॉजिटिव आयंस की वजह से। लेकिन उनकी मोशन, क्योंकि वो मैसिव पार्टिकल्स होते हैं, तो उनकी मोशन इतनी ज़्यादा वो खास होती कोई नहीं है। तो असल में जो हमारे पास करंट होता है, जो मोस्टली हम यूज होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स ही की वजह से होता है। जब इलेक्ट्रॉन्स स्पेसिफिक पाथ पे मूव करते हैं, तब चूंकि बहुत ज़रा जो डेवलपमेंट हो चुकी थी, तो फिर उन्होंने कहा कि अगर हम चेंज करते हैं, जैसे ये आपको एग्जाम्पल भी दी जाती है कि अगर ये गिलास है तो इसमें आधा पानी है। तो अब दो बंदे हैं, एक कह रहा है कि आधा खाली है, और दूसरा बंदा कह रहा है कि आधा भरा हुआ है। क्या दोनों के बाद दोनों में से कोई गलत है? नहीं सर। दोनों ठीक है ना। तो यानी कि उन्होंने फिर साइंटिस्ट ने देखा कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक करंट को यूज नहीं करते, अगर हम कन्वेंशनल करंट को ही यूज करते हैं, तो ना तो उसका जो हीटिंग इफेक्ट है, जो हमने पढ़ा था केमिकल इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, किसी में कोई तब्दीली नहीं आ रही। चाहे ये कन्वेंशनल करंट यूज कर ले, वही आपको हीटिंग इफेक्ट मिलेगा, वही आपको सारे इफेक्ट मिलेंगे। जो नेचर है इलेक्ट्रॉनिक करंट की, वही नेचर है कन्वेंशनल करंट की, कोई डायरेक्ट फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसलिए जब कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो फिर जाहिर है कि इनको एक रिस्पेक्ट देने के लिए, एक जो रवायत चली हुई थी कि अब जाहिर है कि जो चीज चल रही है फेमस हो जाए, लंबे से तक चीज चलती रहे, और वो कोई चीज आपको नुकसान नहीं दे रही,
तो क्यों उसके तब्दील करने से कोई आपको फर्क नहीं पड़ जाना, तो उसको यूज करने से आपकी सारी चीजें स्मूथली ही चलनी है। फिर उन्होंने ये कहा कि हम अपने साइंटिस्ट को, जो हमारे पुराने साइंटिस्ट आबाओ अजदाद हैं, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, और जो मुआशरे में रवायत चल पड़ी है कन्वेंशनल करंट को यूज करने में, क्योंकि अब जाहिर है कि जब इलेक्ट्रॉनिक करंट आप यूज करेंगे तो लोगों को आदत पड़ी हुई है कन्वेंशनल करंट को यूज करने के, वो आदत इतनी जल्दी तो जानी कोई नहीं, क्योंकि इतना इफेक्ट भी पड़ना कोई नहीं है। दोनों के जो, अगर हम कन्वेंशनल करंट को ले लें या इलेक्ट्रॉनिक करंट के, रिजल्ट दोनों के सेम आने हैं, कोई भी रिजल्ट में फर्क नहीं आता। तो फिर इसलिए उन्होंने क्या यूज कर लिया, उन्होंने कन्वेंशनल करंट की सिंबल को ही कंटिन्यू किया। तो जब आपसे इलेक्ट्रॉनिक करंट का पूछा जाता है, वहां पर स्पेसिफाई करते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। जहाँ पर सिंपल करंट का वर्ड यूज हो ना, वहां से आपसे वो अंडरस्टूड बात है, ये कौन से करंट की बात हो रही है, कन्वेंशनल करंट की। क्लियर है इसके अंदर? यस सर, ठीक हो गया। तो ये लास्ट में हमारा ये सेकंड टाइम मिनट चल रहा है, तो फिर हम कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कोई और सवाल है तो पूछ लें, नहीं तो फिर डिस्कशन ग्रुप में आप डिस्कस कर लीजिएगा। सर ये इसी में जब ये हम ये इसी थ्रू रजिस्टर करते हैं तो इसमें हम मतलब है कि इसी के साथ पैरेलल में रजिस्टर को कनेक्ट कर सकते हैं, हमेशा सीरीज में ही करना पड़ेगा। करंट की में जब आप करें तो करंट वो आपने कांस्टेंट रखना है ना, तो कांस्टेंट